हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DKY के अकाउंट पर। यदि आप हमारे वीडियो पर नए व्यूअर हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक से सब्सक्राइब करें तथा ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए बेल आइकन को दबाकर, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आज हम केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के विषय में चर्चा करेंगे जो सिद्धांत से संबंधित है। आज हम कुछ सिद्धांत को पढ़ेंगे जो वैज्ञानिकों का सिद्धांत है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले हम परमाणु मॉडल के संदर्भ में बता चुके हैं और थॉमसन का परमाणु मॉडल भी पढ़ा चुके हैं। आज सिद्धांत पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद अगले दिन रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल को समझेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पूर्ण का वैज्ञानिक पूर्ण और इसका सिद्धांत क्या करता है। पूर्ण के नियमानुसार किसी भी परमाणु के जो कोष होते हैं और कोष में उपकोष होते हैं और उपकोष में जो कक्षक होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। एक ऑर्बिटल में हम लगभग 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 से अधिक नहीं भर सकते हैं, 1 भर सकते हैं। तो इनका सिद्धांत यही करता है कि किसी भी परमाणु के जो ऑर्बिटल होते हैं, जो कक्षक होते हैं, अगर उसमें 1 इलेक्ट्रॉन भरा है तो वो अर्धपूर्ण भरा है। किसी भी परमाणु के कक्षक में यदि 1 इलेक्ट्रॉन भरा है तो वो अर्धपूर्ण भरा है। यदि 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो पूर्ण भरा है। तो परमाणु को अस्थायी, अर्धअस्थायी और अस्थायी 2 तरह से माना जाता है। अगर सभी कक्षकों में, जैसे मैं बात करते हैं यस कक्षक में, तो यस जो होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो अगर 1 भरा है तब ये अस्थायी है और 2 भर दिया गया तब ये पूर्ण अस्थायी है। और पी कक्षक की बात करते हैं तो पी कक्षक में जो होते हैं वो 3 कक्षक होते हैं और इसमें कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो यदि सारे कक्षकों में हम 1-1 इलेक्ट्रॉन को भर दें तब ये अर्धपूर्ण भरा माना जाएगा, और यदि इसका पेयरिंग बना दे तो ये पूर्ण भरा माना जाएगा। इसी प्रकार यदि डी की बात करते हैं तो डी विधि प्रक्रिया ये, और डी में जो होते हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 कक्षक होते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बताया था कि सभी कक्षकों में पहले क्लॉकवाइज 1-1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाद में फिर से एंटी क्लॉकवाइज का पेयरिंग करते हैं जुड़ा बनाते। ये वुंड का सिद्धांत है, किसी भी कक्षक में कैसे इलेक्ट्रॉन को रखना है, कैसे भरना है और किस तरह से उसको पूर्ण भरा माना जाएगा, किस तरह से अर्धपूर्ण भरा माना जाएगा, ये सिद्धांत वुंड ने कक्षकों के संदर्भ में दिया था। अब अगला सिद्धांत देखते हैं। अगला सिद्धांत है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत ये दूसरा नियम। पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार किसी भी परमाणु के किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, चाहे एक पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए, जिस भी इलेक्ट्रॉन की बात करें, अंतिम इलेक्ट्रॉन या फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, चाहे थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, जिसकी भी बात करें, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार चारों क्वांटम संख्याओं का मान बराबर नहीं हो सकता है। चारों क्वांटम संख्याओं का मान बराबर नहीं हो सकता, अर्थात एक क्वांटम संख्या जरूर कुछ अलग होगी। ये पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत है और इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी परमाणु के किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक जैसा नहीं हो सकता है। अगर 3 क्वांटम संख्या मिल जाती है तो चौथी जरूर डिफरेंट है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी स्पिन क्वांटम संख्या है, देखिए 4 क्वांटम संख्या है। पहला मुख्य क्वांटम संख्या,
दूसरा आपका होता है द्विगंशी क्वांटम संख्या। तीसरा आपका होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चौथा आपका होता है चक्रण क्वांटम संख्या। ये 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं हैं। इसको बोलते हैं मेन क्वांटम नंबर, इसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, और इसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। ये 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं। इसमें से अगर इसका मान मिल जाता, लेकिन इसका मान डिफरेंट आता है, क्योंकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए जो यस का मान, इससे चक्र क्वांटम संख्या को यस प्रदर्शित करते हैं, +-1/2 होता है। समझ में? वो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होगा चाहे एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो एक प्लस लिखा जाता है, तो माइनस लिखा जाता है। तो इसलिए अगर ये एक आ गए तो 1/2 आना लगेगा। बात समझ में? अगर ये 0 आ गए तो 1/2 या -1/2 आएगा या +1/2 आएगा। तो ये मान जरूर डिफरेंट हो। इन तीनों क्वांटम संख्याओं से ये यस का मान हमेशा क्या हो जाएगा, डिफरेंट होने लगेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के लिए या तो +1/2 लिखेंगे या तो -1/2 लिखेंगे। बात समझ में? तो माइनस क्यों लिखा जाता है? जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो -1/2 लिखा जाएगा, क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन होगा तो +1/2 लिखा जाएगा। ये संख्याएं तो 0 हो सकती हैं, 1 हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, लेकिन ये संख्याएं फ्रैक्शन में आएगी। तो जब ये फ्रैक्शन में आएगा तो डिफरेंट हो। बात समझ में? अब आपको हम जब ये पढ़ाएंगे क्वांटम संख्या, तो आपको क्लियर कर लेंगे क्वांटम संख्या का मान पूरी तरह से, और हर क्वांटम संख्या को बताएंगे। इसमें केवल हम ये दिखाना चाहते थे कि पाउली का अपवर्जन सिद्धांत है। अब आगे चलते हैं, कुछ और सिद्धांत हैं उनको देख लेते हैं। अगली वीडियो क्वांटम संख्या पर ही बनेगी। देखिए, और सिद्धांत की बात करते हैं तो डोबे-राइडर का सिद्धांत पढ़ लेते हैं। डोबे-राइडर का त्रिक नियम या सिद्धांत, ये वैज्ञानिक है डोबे-राइडर। सबसे पहले तत्वों के यदि क्लासिफिकेशन की बात करें या वर्गीकरण की बात करें, तो सबसे पहले डोबे-राइडर ने ही तत्वों का वर्गीकरण करना शुरू किया, वर्गीकरण करना शुरू किया। तो ये त्रिक नियम लिया था, अर्थात 3 तत्वों को लेकर एक साथ क्या करने लगा, उनको व्यवस्थित क्रम में बनाने लगा, और देखा कि जो फर्स्ट वाला था वह सेकेंड वाला, थर्ड वाला, ये 3 तत्वों को जो लिया, तो फर्स्ट और थर्ड इन दोनों का जो परमाणु भार का औसत था, वो बीच वाले जो परमाणु भार के क्या था, बराबर आता था। इस सिद्धांत से यह अपना क्या बनाया, त्रिक नियम बनाया। बाद में इसका नियम क्या हो गया, फेल हो गया, क्योंकि कुछ ऐसे तत्व आने लगे जो इसके नियम का पालन करने में असमर्थ थे, अर्थात ऐसा नहीं कर पाए। ये बनाया था जिस नियम पर, जैसे लिथियम को लिया, सोडियम को लिया, और यहाँ पर पोटेशियम को लिया। पहले आवर्त में आए, अरे पहले वर्ग में सारे तत्व आपको मिल जाएंगे, आवर्त संख्या डिफरेंट है। क्या समझे? तो पहले आवर्त में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये ब्लॉक के एलिमेंट्स सब। तो आप लिथियम की बात करते हैं, तो लिथियम का जो होता है, इसका तो बात कर लेते हैं, तो इसका परमाणु भार 23.5 होता है कुछ, इसका होता है 40, और परमाणु क्रमांक इसका 19 होता है, इसका 11 होता है। इसका बात कर लेते हैं तो 3 और यहाँ पर 4 होता है। समझ में? इस तरह की प्रक्रिया इनके परमाणु भार। अब औसत देख लिया जाता है, इन दोनों का औसत निकाला जाए तो यहाँ 40 और +4 44, और बता कितना करना पड़ेगा आपको, 2। ठीक है,
तो इसका परमाणु भार 3 गुना के 6 होगा, गलती हो गया, यहाँ पर 6 कर लीजिए। तो 40 और कितना 6 46, और जब 46/2 करेंगे आप तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा 23 आएगा। देखिए इसका जो परमाणु भार का औसत आयन दोनों का वो बीच वाले के परमाणु भार के लगभग क्या है, बराबर है, अर्थात इसका परमाणु भार 23 ही रखिए, ठीक है, पॉइंट को छोड़िए। तो इस तरह से ये त्रिक नियम अपना पारित किए थे, लेकिन बाद में इनका नियम क्या हो गया, असफल रहा, क्योंकि कुछ तत्व तो इसका विरोध करने लगे थे नियम का। इनका नियम के बाद आता है अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम। 1 नंबर यहाँ से बनता है कि कौन सा वैज्ञानिक ने त्रिक नियम दिया था, तो डोबेराइनर नामक वैज्ञानिक ने त्रिक नियम का प्रतिपादन किया था। 3 तत्वों को लेकर एक सीरीज बनाई थी जिसमें ये सब क्वालिटी थी। अब बात कर लेते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। अष्टक सिद्धांत या अष्टक नियम, बात वही है, सिद्धांत कहिए या नियम कहिए, ठीक है, चीजें वही है। तो न्यूलैंड क्या है, अष्टक नियम क्या है? न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार न्यूलैंड ने 8 तत्वों को एक साथ लिया, उनका सीरीज बनाया, वर्गीकरण किया, और उन्होंने बताया कि जो तत्व का जो सीरीज का पहला तत्व है और जो सीरीज का अंतिम तत्व है, दोनों आपस में क्या है, समान है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। बीच वाले तत्व मिले या ना मिले उनका कोई गारंटी नहीं था, बट इनका कहना था कि जो सीरीज का पहला तत्व होगा सेम टू सेम व्यवहार रखने वाला सीरीज का अंतिम तत्व होगा, अर्थात इन दोनों तत्वों का जो व्यवहार होगा एक दूसरे से मिलता जुलता होगा, एक जैसा होगा, एक जैसे क्वालिटी होगा, एक जैसे गुण होगा, एक जैसे स्ट्रक्चर होगा, एक जैसे बनावट होगा, एक जैसे सजावट होगा, एक दूसरे से एकदम मिलते जुलते व्यवहार में होंगे। यानी वर्ग संख्या भी इनका एक जैसा होगा, आवर्त संख्या डिफरेंट हो सकता है, ऐसा उनका मानना था, इसका न्यूलैंड के अष्टक नियम का मानना था। लेकिन इनका भी नियम असफल रहा, लेकिन इनके नियम को एक बात से समझ लेते हैं। इन्होंने बताया था जिस तरह से 8 संगीत के जो 8 स्वर होते हैं, उस प्रकार से जो तत्व होते हैं उनके ही गुण पर निर्भर करते हैं। जैसे संगीत का पहला अक्षर होता है सा, और बीच में जो रे गा मा पा नी सा जो भी है, इसको छोड़िए, लास्ट में जब 8वां तत्व आएंगे तो फिर कहाँ से शुरू हो जाता है, सा से ही शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट और लास्ट दोनों एक जैसे उच्चारण देते हैं, एक जैसे स्वर देते हैं। इस प्रकार अष्टक नियम में जो तत्व पहला था और आखिरी तत्व था वो भी एक जैसा था। जिस तरह संगीत के स्वर, पहला स्वर और 8वां स्वर एक जैसे होते हैं, बीच में स्वर बदल सकते हैं, इस तरह तत्वों के गुण बीच में तो बदल सकते हैं, लेकिन लास्ट का और फर्स्ट का एक जैसा था। बाद में कुछ ऐसे तत्व भी आ गए, पहले 56 तत्वों की खोज हुई थी, लेकिन बाद में अब 108, 112, इस समय 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। तो बाद में जब तत्वों की खोज होने लगी तो न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था वो फेल हो गया, इनका नियम भी खत्म हो गया। अब इसके बाद यदि बात करते हैं तो मेंडलीफ का नियम आया, और मेंडलीफ ने क्या बनाया, सारणी बनाया, आवर्त सारणी बनाया, और तत्वों को आवर्त सारणी में जो रखा था बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा था। तो परमाणु भार तत्व का मूल लक्षण नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ ऐसे तत्व आने लगे जो इनके बढ़ते हुए क्रम का क्या करने लगे, विरोध करने लगे, परमाणु भार का विरोध करने लगे, अर्थात उनके गुण क्वालिटी अलग अलग होने लगी। जब तत्व ऐसे कुछ तत्व मिलने लगे जिनकी क्वालिटियाँ जिस प्रकार से क्रम व्यवस्थित कर रहे थे उनमें क्या होने लगा, डिफरेंट होने लगा, तो इनका भी सिद्धांत क्या होने लगा, धीरे धीरे फेल हो गया। अर्थात जो पुरानी हमारी आवर्त सारणी थी जिसमें 7 आवर्त थे और 9 कालम थे, वो फेल हो गया, और बाद में जो आधुनिक आवर्त सारणी आई है जिसे हम मोसले की आवर्त सारणी कहेंगे, वो आप परमाणु क्रमांक को आवर्ती फलन मान करके बनाई गई है। अर्थात तत्व का जो मूल लक्षण रखा गया है वो परमाणु
क्रमांक को रखा गया, न कि परमाणु भार को रखा गया, क्योंकि किसी भी तत्व का मूल लक्षण उसका परमाणु भार नहीं हो सकता है, उसका परमाणु क्रमांक होता है। इस सिद्धांत पर मोजले ने अपनी और सारणी बनाया और उसी को आधुनिक पीरियाडिक टेबल के नाम से जाना जाता है, जो अब तक ठीक है, लेकिन इन सब के बावजूद भी अभी भी कुछ सारणी में अपवाद है, जैसे समभारिकों के लिए और समस्थानिकों के लिए अभी भी विवाद है, और यह ब्लॉक के तत्वों के लिए अभी भी सारणी में क्या है, विवाद चल रहा है। ये अभी भी मसला सॉल्व नहीं हुआ है। अब देखते हैं आगे कौन वैज्ञानिक आकर के इस मसला को सॉल्व करता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।